हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। और यहां पे जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके चारों सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के चारों सब्जेक्ट का जो इस सप्ताह में क्वेश्चन होने वाला था वो चारों सब्जेक्ट का हो चुका है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ ये आपके जो है मिक्स क्वेश्चन है। आज के वीडियो में जो है आप लोग चारों सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपको कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, उसको जो है हम लोग 1-2 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लेकर आए हैं। ठीक है, तो सब साथ में चलेगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एमएससी के बारे में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी मानसिक स्तर परीक्षण के बारे में जो है बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर में। समझ गए ना? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले जान लीजिए एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मानसिक स्तर परीक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण एक रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का रूपरेखा है। देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण मतलब मन के स्तर के परीक्षण, मतलब मन जो है किस स्तर में है, मतलब मध्यम में है। मतलब इससे ये जो परीक्षण होता है ना, यह व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, खान पीना, पहनावा और हवा, ये सभी चीज़ों से जो है व्यक्ति के भाव, इमोशन, मेमोरी पावर, समझ गए ना, डिसाइड निर्णय लेना, विल पावर, ये सब पर जो है डिपेंड करता है। और जो है इस सब जो है व्यक्ति को इसी सब चीज़ों को इस मेंटल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। यानी व्यक्ति के जो रोगी होते हैं उसके मन के परीक्षण किया जाता है, मन को जांचा जाता है। समझ गए ना? मानसिक रोगों में, समझ गए? यह जो है इसका प्रयोग जो होता है वह मनोचिकित्सक द्वारा साक्षात्कार के समय मानसिक क्रियाशीलता जैसे इमोशन मतलब भाव, संवेग, थॉट मतलब विचार, मूड मतलब स्थिति, कंसंट्रेशन मतलब केंद्रण, मेमोरी मतलब स्मृति, जजमेंट पावर मतलब निर्णय लेने का क्षमता आदि के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। देखिए, ये जो एमएससी मेंटल एग्जामिनेशन जो किया जाता है, मानसिक स्तर का जो परीक्षण किया जाता है कि कौन से व्यक्ति का मानसिक स्तर जो है कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कितना मीडियम है, ये जांचा जाता है। यह जो है साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू जो उनको किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। तो उस समय जो ये मनोरोग के व्यक्ति होता है या जिसका मानसिक प्रॉब्लम होता है, प्रभावित होता है, तो इस मेंटल एग्जामिनेशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट का इमोशन को, उसके थॉट को, उसके मूड को, उसके कंसंट्रेशन मतलब उसके केंद्रण को केंद्रित करने के पावर को, मेमोरी पावर को, उसके जजमेंट पावर को, इस सब को जो है मूल्यांकन करते हैं। समझ गए? और इस मूल्यांकन के थ्रू देखते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है सोच पाता है, कितना ज़्यादा भावनाओं में बह जाता है, कितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है बातों पे। समझ गए ना? उसका जजमेंट पावर कैसा है। तो ये सब चीज़ों को जो है आकलन किया जाता है इस एमएससी में एक पेशेंट का, और फिर जो है निर्णय लिया जाता है कि पेशेंट किस तरह का है। समझ गए ना? तो यही आपका एमएससी हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका रूपरेखा में क्या क्या चीज़ को देखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मतलब मेंटल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ का तैयारी किया जाता है, रूपरेखा इसका क्या होता है देख लीजिए। कोई भी जो साइकेट्रिस्ट यानी जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं, तो इस मेंटल हेल्थ परीक्षण में क्या क्या चीज़ का उपयोग करते हैं तो देख लीजिए। ए नंबर में है, देखिए आपको याद करना पड़ेगा, लगभग ये जो है 9 पॉइंट है इसमें। ठीक है ना? 9 पॉइंट के आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा, 9 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ए से लेकर आई तक है। समझ गए ना? चलिए, पहला है समान बाहरी रूप एवं व्यवहार। इसमें जो है समान मतलब जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब इसमें किसी व्यक्ति का जो है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसके समान रूप, समान बाहरी रूप और व्यवहार, मतलब इसमें व्यक्ति के व्यवहार को और उसके समान क्या बाहरी रूप है और क्या उसका व्यवहार है, इसको जो है जांच किया जाता है। तो किसी व्यक्ति में व्यवहार को और उसके और सारे बाहरी रूप, बाहर से दिखने वाले चीज़ों को जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख सकते हैं, इसके अंदर में जांच सकते हैं। समझ गए ना? तो देख लीजिए, पहला है चेतना। किसी भी व्यक्ति का चेतना स्तर जो है जांचा जाता है, देखा जाता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा
कॉन्शियस है किसी भी चीज़ को लेकर, या आलसी है, या फिर जो है वो क्या है अचेतन है, समझ गए ना, या वो मूर्खतापूर्ण है, या आधी सोई हुई अवस्था में है, समझ गए ना। तो ये चेतना को देखा जाता है, समझ गए। इससे जो है व्यक्ति का व्यवहार तय होता है, समझ गए कि व्यवहार कैसा है। अगर व्यक्ति चेतन होगा मतलब कॉन्शियस होगा तो बढ़िया है, समझ गए ना। बाकी मूर्खता होगा तो समझ ही सकते हैं कि दिमाग काम नहीं करेगा। आलसी होगा उस कंडीशन में भी जो है आधा करेगा आधा नहीं करेगा। आधी सोई हुई अवस्था में रहेगा तो वही चीज़ें हैं। अनकॉन्शियस होगा मतलब बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इस बाहरी रूप में और उसके व्यवहार में जो दूसरा चीज़ें देखा जाता है वो है पहनावा। पहनावा मतलब व्यक्ति का जो है पहनावा क्या समान है, या अधिक दिखावटी है, या मूर्खतापूर्ण वाला उसका पहनावा है, समझ गए ना। तो आप लोग जानते भी हैं कि लोग कैसे कह देता है कि ये इसका पहनावा और हवा ऐसा है, इसके व्यवहार कैसा होगा। मतलब उसका व्यवहार कहीं ना कहीं डिसाइड होता है किसी का भी पहनावा से, समझ गए ना। तो पहनावा व्यक्ति को समान बनाता है, या अधिक दिखावटी रहता है, या फिर वो मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है पहनावा, समझ गए ना। तो ये पहनावा भी इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति के बाहरी रूप देखने में और व्यवहार देखने में। नेक्स्ट है व्यक्ति स्वच्छता। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आया और बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल जो है वो गंदा है, या फिर हल्का फल्का भी गंदा है, या जो है वह पर्याप्त स्वच्छता में है, तो अगर वो स्वच्छता होगा तो आपको जो है उसके साथ बैठने में और उसका जो है आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही में है, इसका जो बिहेवियर है अच्छा है, क्योंकि यह साफ़ सुथरा होकर आया है। लेकिन गंदा होकर आएगा तो जो है आप उसको निगलेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, यहाँ पर इंटरव्यू है और यहाँ पे गंदे होकर चुका है, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को दर्शाता है स्वच्छता, समझ गए ना। तो ये स्वच्छता हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें का मतलब है कि व्यक्ति का आदत कैसा है, खाने का तरीका, सोने का अवधि कितना सोता है, मल मूत्र कैसे उत्सर्जन करता है, ये सब व्यक्ति की आदत होता है। देखते हुइएगा जिसका खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई बहुत अच्छे से चबा चबा के खाता है, किसी का आदत रहता है बस मुंह में धारा और सीधा निकल गया। किसी का देखिएगा मल मूत्र जो है कोई व्यक्ति बैठ के त्यागता है, कोई मल मूत्र जो है क्या देखते हुइएगा कि कहीं भी खड़े खड़े स्टार्ट हो जाता है। मल मूत्र कहीं भी रोड के किनारे या कहीं भी ऐसे जगह पे करने लगेगा जहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये जो है व्यक्ति के आदत को दिखाता है। व्यक्ति कितना सोता है, दिन भर सोते रहता है या कैसा है, तो ये उसके आदत को भी दिखाता है, समझ गए ना। जिससे व्यक्ति के व्यवहार और उसके बाहरी रूप जो है दिखता है, समझ गए। नेक्स्ट है प्रवेश स्थिति। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस में इंटरव्यू देने, अब अचानक से जो है बिना किसी के परमिशन लिए हुए जो है अचानक से रूम में ऑफिसर के रूम में घुस जाएंगे बिना किसी अनुमति के लिए हुए, तो क्या हो गया, आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, समझ गए ना। बलपूर्वक आप सीधा चल गए, या फिर आपके अंदर जो है कोई नॉलेज नहीं है, आपका बिहेवियर वहाँ पर पता लगता है कि आप किस बिहेवियर के हैं, कि सीधा बिना किसी से परमिशन लिए सीधा अंदर घुस गए। तो ये प्रवेश स्थिति भी बताता है, समझ गए। प्रवेश स्थिति या तो अपनी इच्छा से चले जाएंगे, या बलपूर्वक अंदर जाएंगे, या प्रेरित करके लाया गया है। तो ये जो है व्यक्ति को पता चलता है, समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के दौरान अवस्था। साक्षात्कार के दौरान ये जो है कैसा अवस्था है व्यक्ति का। साक्षात्कार के दौरान खुली और बंद, मतलब व्यक्ति जो है खुली और बंद अवस्था में है, तो इस चीज़ का भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है चेहरे की अभिव्यक्ति। व्यक्ति का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, क्या वह खुशीनुमा है या भावविहीन है, उसके अंदर मतलब होपलेस है, समझ गए ना, या चिंतित है बहुत ज़्यादा, या उदास है। तो व्यक्ति के भाव यानी भाव भी व्यक्ति का जो है एक्सप्रेशन भी है जो है व्यक्ति के व्यवहार को या उसके रूपरेखा को बताता है, समझ गए। तो ये सब हम लोग अभी ए पॉइंट में ही देख रहे हैं, उसके रूपरेखा और व्यवहार को तय करने वाले चीज़ों को, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा अब व्यक्ति के चाल के द्वारा पता किया जाता है कि व्यक्ति कैसे जो है बिहेव का है। तो जो छोटे छोटे कदमों से विश्वास युक्त चलता है, या कोई जो है तेज़ी से लड़खड़ाहट युक्त चलेगा, तो ये जो है चाल से भी आप पता कर सकते हैं किसी के बिहेव को, समझ गए। नवा पॉइंट है निकटता सौहार्द, तुरंत कठिन स्थापित नहीं, ठीक है ना। अब व्यक्ति आपके अंदर किसी के साथ जो है सौहार्द बनाने कितना कठिन हो रहा है, या जल्दी आप किसी के साथ घुल मिल जा रहे हैं, या जो है तुरंत, समझ गए ना, या बिल्कुल स्थापित ही नहीं होगा। तो ये व्यक्ति को बताता है उसके बिहेवियर को, उसके रूपरेखा को कि वह किसी के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल जाएगा, या फिर कठिन होगा, या स्थापित ही नहीं कर पाएगा संबंध, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दृष्टि संपर्क है, दृष्टि संपर्क अथवा दृष्टि संकेत समान है, अस्थिर है, अटपटे है, कठिन है। जैसे नहीं कहता है कि नज़र से नज़र मिलाओ, या ऑफिसर के सामने जाएं तो अपनी नज़र को झुका ले, तो इससे व्यक्ति के भाव उसके बिहेव को पता चलता है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे 11 पॉइंट है। अब इसमें से आपको जितना याद रहेगा किसी के बिहेव को आप कैसे तय कर सकते हैं, किन किन चीज़ें से, उसके चाल से, उसके आदत से, उसके स्वच्छता से, उसके बोल चाल से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, इन सारे चीज़ों को जितना जितना याद आएगा आप उसके आदत में लिख दीजिएगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है उस किसी व्यक्ति के व्यवहार को या उसके रूपरेखा को जो है तय करता है इन्हीं 11 पॉइंटों से। समझ गए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर देखिएगा, आवाज़ व बातें करना, आवाज़ व बातें करना। अब बी जो है इस यहाँ व्यक्ति से जो है क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति में जो है उसके आवाज़ और बात करने के टेक्निक कैसा है इससे जो है पता किया जाता है। जैसे बोलने की प्रक्रिया, स्वतः हिचका के बोलना या मौन रहना। ठीक है ना। आवाज़ व बात करना, पहला था बिहेवियर को पता करना, अब जो है यहाँ पे उसके आवाज़ को और बात को पता किया जाएगा। जैसे बोलने की प्रक्रिया, स्वतः हिचकना, मौन। समझ गए ना, मतलब व्यक्ति कैसा बोल रहा है। समझ गए ना, या वह ऑटोमेटिक बोलने लग रहा है सामने आते ही, या हिचक के रुक रुक के बोल रहा है, या बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है। तो ये बोलने की प्रक्रिया हो गया। समझ गए पहला। दूसरा बोलने या देखिए क्या है पॉइंट, आवाज़ व बात करना, आवाज़ व बात करना। तो व्यक्ति के बोलने के प्रक्रिया में वह स्वतः बोलने लगेगा या हिचक के बोलेगा या मौन होगा। अब ये आवाज़ या बात करना में उसका दर कैसा होगा, क्या वह समान बात कर रहा है या बिल्कुल उससे भी कम बात कर रहा है, या बहुत ज़्यादा तेज़ से बात कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। ठीक है ना। तो ये दर से पता किया जाता है। समझ गए। चलिए तीसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया समय, व्यक्ति जो है किसी के बातों पर कितना जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये पता किया जाता है समान, अति अल्प, देर से, स्पष्ट। मतलब किसी के बातों को जो है कोई कितना जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है, ये प्रतिक्रिया से पता चलता है उसके बातों को, समझ गए ना, उसको उसके बात और आवाज़ से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है स्पष्टता व संबंध। स्पष्ट व संबंध मतलब संपर्कहीनता, मतलब आप किसी के साथ अपने बात को कितना ज़्यादा स्पष्टता से रख सकते हैं और कितना ज़्यादा अच्छे से संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये आपको बताता है कि आप स्पष्ट और संबंधित होंगे या फिर संपर्कहीनता होंगे, यानी आपकी बातों को कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है होता है स्पष्ट व संबंध। समझ गए। प्रासंगिक का मतलब होता है कि पूर्ण प्रासंगिक या कभी कभी अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक। मतलब जो व्यक्ति बात बोल रहा है सामने वाला साइकोलॉजिस्ट के सामने में, या उसका जो प्रासंगिक तरीके से उसका या तो पूर्ण प्रासंगिक होगा या कभी कभी प्रासंगिक बोलेगा, या पूर्णतः जो भी बोलेगा वह सब के सब अप्रासंगिक होगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। छठा यहाँ पे आप लोग देखिएगा बोलने का तरीका, व्यक्ति का आवाज़ या जो बात करने में जो बोलने का तरीका है उसका जो है कैसा है, या प्रलोभन वाला है, या धमकी भरा है, या आदेश देने वाला है। देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति आवाज़ लगाता है या बात करता है तो कोई बहुत ज़्यादा जो है रोष में धमकी भरा बात करता है, या फिर वो प्रलोभन लोभ दे देकर जो है क्या करता है, बात करता है, या फिर जो कोई आदेश देता है तो वह तेज़ आवाज़ में आदेश देता है, ऑर्डर देता है। तो ये बोलने का तरीका होता है कि व्यक्ति किसी के साथ कैसे बात करता है, या धीमे धीमे बात करता है, या प्रलोभन देकर बात करता है। समझ गए ना। चलिए ये सब आपको लिखना होगा बात करने और आवाज़ लगाने में। सातवां है लहजा और प्रबलता, मतलब टोन, व्यक्ति का टोन। अब देखिए आप किसी के सामने भले ही आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि हम नॉर्मल ही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला को लगता है कि आप जो है आपका टोन गलत है, बोलने का तरीका आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रबलता है, हाई है, तो उसको जो है आप सही भी बोलेंगे और तेज़ी से बोलेंगे और कड़क आवाज़ में बोलेंगे तो सामने वाला को बुरा लग जाएगा। तो इसलिए आवाज़ और बात से व्यक्ति के पता चलता है उसके मानसिक स्थिति को। समझ गए ना। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे सी देखते हैं मनोदशा। मनोदशा का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो मन का जो दशा है, स्थिति है, वो कैसा है। समझ गए ना। तो पहला हम लोग देखे थे क्या चीज़, बिहेवियर। समझ गए ना, रूप और बिहेवियर। दूसरा हम लोग देखे हैं आवाज़ और बात करना। तीसरा हम लोग देख रहे हैं मनोदशा। मनोदशा कहा जाए तो समान और ऊपर, मनोदशा व्यक्ति का कैसा होता है, तो समान होना चाहिए, ऊपर है या नीचे है। ठीक है ना। चलिए देखिए पहला है मनोदशा के प्रकार। तो मनोदशा के जो प्रकार हो सकता है वह चिंतित मनोदशा हो सकता है। मनोदशा मतलब क्या कि मन की स्थिति, मन किस स्थिति में है, मन चिंतित में है, या भयग्रस्त है, या उग्र है, या उदासीन है, या
बहुत खुश है। तो ये मनोदशा के प्रकार होता है, समझ गए ना। मनोदशा मतलब मूड, समझ गए ना। तो इस सी में है आपके मनोदशा को चेक किया जाता है कि आपके मनोदशा किस प्रकार का है, चिंतित है, भयग्रस्त है, उग्र है, उदासीन है या खुश है, समझ गए ना। तो ये सब होगा तो आपका मन जो होगा मानसिक स्तर कमज़ोर होगा। अगर आपका मन का स्थिति खुशनुमा है तो मतलब आपका मानसिक स्थिति जो है सही होगा, समझ गए। तो ये मनोदशा के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिएगा मनोदशा का बनावट। मनोदशा का जो है बनावट कैसा होता है, समझ गए ना, ये है। उसके बाद देखिएगा तीसरा है मनोदशा का अस्थायित्व, मतलब मन का स्थिति जो है अस्थायित्व है या अस्थायित्व है, मतलब परिवर्तनशील है। तो यह मन का स्थिति है, समझ गए, कि अस्थायी या अस्थायी, समझ गए। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझ गए। मनोदशा हो गया। अब यहाँ पे विचार है। विचार कहा जाए तो थॉट, किसी भी व्यक्ति में उसके विचार के द्वारा भी जो है आप उसके मानसिक स्तर का परीक्षण कर सकते हैं कि व्यक्ति का जो है मानसिक स्तर किस कैटेगरी का है, उसका सोच कैसा है, समझ गए ना। इससे तय कर सकते हैं उसके मानसिक स्तर को, समझ गए। पहला है विचारों की विषय वस्तु, इच्छाएं, उत्पीड़न, आत्महत्या आदि, असहायता, निराश, अपराध, व्यर्थता, गौरव, विषय, विनाश। ये सब जो है व्यक्ति के विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपके होते हैं विचार, समझ गए। दूसरा है विचार का स्तर क्या है, शंका वाला है या विभ्रम वाला है या अपराध वाला है या फिर जो है रोग भ्रम वाला है या भय वाला है, मतलब विचार का, व्यक्ति के विचार का स्तर कैसा है, समझ गए ना। तो ये जो है बताता है। तीसरा है विचार की धारा क्या है, समझ गए ना, मतलब किस प्रकार का विचार है, आपका विचार काफ़ी ज़्यादा उड़न में है या मंद है या फिर जो है नियोलॉजिज्म वाला है, ठीक है ना। तो ये तीसरा आपका जो है यहाँ पे डी जो है थॉट यहाँ पे समाप्त होता है, समझ गए। चलिए विचार से भी किसी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अवबोधन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि भ्रम, भ्रांतियाँ, विभ्रम, गलत धारणाएं, आत्मवंचना, आत्म अनुभवहीनता, समझ गए ना। देखिए ई नंबर का है परसेप्शन है, व्यक्ति के अपने मन में अपने प्रति कौन कौन से अवधारणाएं बन जाता है, अवबोधन हो जाता है। जैसे भ्रम भी एक प्रॉब्लम है, भ्रांतियाँ भी एक प्रॉब्लम है, विभ्रम भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए ना। और गलत धारणाएं बन सकता है, आत्मवंचना, आत्म अनुभवहीनता, ये सब व्यक्ति के अंदर जो है एक परसेप्शन, एक अवबोध होता है, समझ गए। एफ नंबर में यहाँ पे देखिएगा अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट। इंसाइट आप लोग समझिए कि रोगी द्वारा अपने व्यक्ति, स्थान, रोग के कारण व रोग की वर्तमान स्थितियों की समझने की क्षमता अंतर्दृष्टि कहलाती है। अंतर्दृष्टि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर मेंटल परीक्षण करना है तो आप उसको जो है, आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिस्ट है और उसके आप मानसिक स्तर का परीक्षण कर रहे हैं तो इंसाइट एक तकनीक है, एक रूपरेखा है जिससे आप उसके मेंटल स्तर का पता कर सकते हैं। जैसे उसको कहेंगे कि आप, हम जान रहे हैं उसके बारे में कि हाँ इसको जो है ये चीज़ अटैक किया है, ये चीज़ें हुआ है, तो इसी चीज़ को हम उससे पूछेंगे कि आप बताइए आपको क्या हुआ है, आपको जो है आपके साथ क्या है, आपके अंदर क्या अनुभव हो रहा है, समझ गए। अगर वो सही बताता है मतलब उसके अपने वास्तविक स्थितियों के बारे में ज्ञान है, उसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी रोग है उसको अपने बारे में समझ है, उसका ज्ञान है, और यही अंतर्दृष्टि कहलाता है, समझ गए। लेकिन अगर वो चीज़ें गलत बता रहा है, वो जो है हट के बता रहा है बिल्कुल, मतलब उसको जो है अपने अंदर के जो भी रोग है, जो भी स्थिति है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो गलत बता रहा है, मतलब उसके अंदर जो है इंसाइट ख़त्म हो चुका है, मतलब उसके अंतर्दृष्टि, अपने आप को समझने, अपने आप को स्थिति को समझने का क्षमता ख़त्म हो गया है, मतलब उसका मेंटल जो स्थिति है वो गड़बड़ा गया है, समझ गए। यही अंतर्दृष्टि से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी नंबर ध्यान केंद्रन। अब जो है ध्यान केंद्रन किसी भी व्यक्ति का कैसा है, स्थिर है या अस्थिर है। स्थिर होगा मतलब उसका मेंटल जो स्तर है वो सही है। अगर उसका ध्यान संकेंद्रन मतलब कंसंट्रेशन अगर गलत है और स्थिर है तो उसका मेंटल प्रॉब्लम है, समझ गए ना। ये है। नेक्स्ट है एच नंबर स्मरण शक्ति, मेमोरी। किसी भी व्यक्ति का मेमोरी पावर कितना मजबूत है, मतलब वह अपने पुराने चीज़ों को चेतना स्तर में लाने के बाद जो है वह उस चीज़ को याद कर रहा है या नहीं, मतलब पुनः स्मरण करने के बाद उसको वो चीज़ें दिमाग में आ रहा है वापस से या नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा है रिकॉल करने पर तो मतलब मेंटल कंडीशन सही है। अगर रिकॉल करने पर हमारे पहले की बातें जो कि कॉन्शियस क्षेत्र में स्टोर रहता है मेमोरी में, अगर वो बातें हमारे याद करने के बाद भी, पुनः याद करने, स्मरण करने के बाद भी हमारे कॉन्शियस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, मतलब हमें नहीं याद हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्मरण शक्ति
प्रभावित हो गया है, समझ गए। और यह जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब है कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थिति का आकलन व प्रतिक्रिया करने का योग्यता निर्णय क्षमता कहलाता है। निर्णय क्षमता का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में जो है अपने परिस्थितियों को अपने योग्यताओं से निर्णय लेना ही जो है निर्णय क्षमता कहलाता है, समझ गए ना। प्रतिक्रिया देना, किसी प्रतिस्थिति में भी जो है प्रतिक्रिया करना अपने परिस्थितियों में, समझ गए ना, यही निर्णय क्षमता कहलाता है। अगर किसी का मेंटल लेवल अगर अच्छा होगा तो वह जो है आसानी से किसी भी चीज़ को जो है निर्णय ले लेगा, ठीक है ना। अगर गड़बड़ा जाएगा तो नहीं ले पाएगा। तो ये जो है आपके 9 पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है, समझ गए ना। कौन कौन ध्यान में रखना है आप लोग को पता हो गया होगा, समझ गए। अभी तक मैं जितना पॉइंट पढ़ाया है वो कम से कम ज़रूर याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? रूप और व्यवहार, बातें और आवाज़ करना, ठीक है ना। इंसाइट, ओके। इंसाइट के बाद आपको याद रखना है मैंने जितना बताया, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रण, इंसाइट, अवबोधन, विचार की धारा, विचारों का स्तर, विचार है। उसके बाद विचार के बाद मनोदशा है, ओके ओके ओके। चलिए, और नेक्स्ट है आवाज़ या बात करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से सब ए से लेकर आई तक जितना है सबको याद रखिएगा और उसके अनुसार जितना आपको नॉलेज होगा उसमें लिख दीजिएगा, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका MSN का क्वेश्चन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5 नंबर में कि इन्फ्लामेशन के बारे में बताइए, प्रदाह के बारे में। चलिए आप लोग को प्रदाह के बारे में बताते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन क्या होता है? यह जीवित ऊतकों की एक चोट या संक्रमण के दौरान होने वाला स्थानीय प्रतिक्रिया है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली प्रदाही स्थितियों को अनुलग्न आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। अब आप लोग को मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ, स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, समझ गए ना, अपेंडिसाइटिस, समझ गए। बहुत प्रकार के जो है आपको मैं आइटिस वाला कितना ना जाने कितना पढ़ा दिया, समझ गए। तो देखिए एक प्रदाह जो इन्फ्लामेशन होता है ना, या तो शरीर के किसी भी अंग पर या शरीर पर चोट लगेगा उससे क्षतिग्रस्त होगा ऊतक, या फिर संक्रमण फैलने से या वहाँ पे संक्रमण होने से जो है वो क्या होता है, शरीर में प्रतिक्रिया वो ऊतक दिखाता है और उससे जो प्रॉब्लम होता है तो वही जो है इन्फ्लामेशन कहलाता है। इन्फ्लामेशन में होता ये है कि आपके शरीर पर जो है जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है या तो वहाँ पे लाल धब्बा होगा, वहाँ पे खुजलाहट होगा, वहाँ पे चोट होगा या घाव होगा, समझ गए ना। मतलब उस पर जो प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है, जो ऊतक वहाँ पे जो प्रतिक्रिया करता है वो संक्रमण या चोट होने के बाद वही जो है आपका क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, समझ गए। तो ये समझ गए। चलिए अब किसी भी इन्फ्लामेशन के शरीर के किसी भी विभिन्न अंगों में कोई इन्फ्लामेशन होता है, कोई प्रदाह होता है, चाहे वो चोट के कारण हो या फिर संक्रमण के कारण हो, तो उस प्रदाह को जो है हम आइटिस लिखकर जो है सूचित करते हैं, समझ गए ना। आइटिस लिखकर सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, किसी को अगर अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाई में अगर प्रॉब्लम होता है किसी को, तो देखिए ब्रोंकी है और इस ब्रोंकी में आइटिस जोड़ दिया है तो ब्रोंकाइटिस बन गया, देख सकते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया ना, अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया। अब ये ब्रोंकिया में हो सकता है चोट लगने से ब्रोंकिया क्षतिग्रस्त हो सकता है, या फिर ब्रोंकिया में इन्फेक्शन होने के कारण जो है ब्रोंकिया जो है में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ब्रोंकिया में कुछ भी होगा लेकिन ब्रोंकिया क्षतिग्रस्त होगा और उसमें फिर उसके बाद सूजन हो सकता है, उसमें लालिमा हो सकता है, उसमें खुजलाहट हो सकता है, कुछ भी उसका प्रतिक्रिया दिखा सकता है और वही जो है इन्फ्लामेशन होता है, समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, जैसे सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब क्या होता है, ग्रीवा, समझ गए। और आइटिस होता है तो ये क्या हो जाएगा, सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब ग्रीवा का प्रदाह, समझ गए ना। अब वो प्रदाह संक्रमण से या चोट लगने से कुछ भी से हो सकता है, समझ गए, जहाँ पे सूजन वगैरह या खुजली, दर्द, ये सब कुछ भी जो है प्रतिक्रिया दे सकता है, समझ गए। प्रदाह जो होता है आप लोग को पता है कि आप लोग बीमारी भी देखे हैं, जैसे एक्यूट रीनल फेल्यूर या क्रॉनिक रेनल फेल्यूर, ठीक है। उसी प्रकार से ओटाइटिस मीडिया में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जितना भी और बहुत सारे बीमारी है जो क्रॉनिक और एक्यूट दोनों होता है। तो इन्फ्लामेशन वो जो होता है, जो बीमारी है वह 2 तरीके से होता है, आप लोग को पता है।
एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, वैसा इन्फ्लामेशन जो अचानक से व्यक्ति के हमला होने के बाद वहाँ का ऊतक प्रतिक्रिया दिखाने लगे, चाहे वो संक्रमण होने से हो या फिर चोट लगने से हो, समझ गए। अगर वहाँ के ऊतक जो है तेज़ी के साथ जो है प्रतिक्रिया दिखाने लगता है और तेज़ी के साथ भी जो है वो क्या होता है समाप्त भी होने लगता है वो प्रतिक्रिया, तो वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, समझ गए ना। जैसे अचानक से हमें चोट लगा और चोट लगने के बाद अचानक से जो है वहाँ पे हमें सूजन उत्पन्न हो गया। जैसे हड्डी में किसको अगर भयंकर चोट लगता है तो वहाँ पे अचानक से जो है चोट लगने के बाद जो है वहाँ पे सूजन हो जाता है, तो यह क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन है, समझ गए। ये चीज़ है। उसी प्रकार से अगर कोई मकड़ी उकड़ी देखते होइएगा कि मतलब बाइट कर देता है तो वहाँ पे सूजन अचानक से हो जाता है, तो वो सब क्रॉनिक होता है, मतलब अचानक से वो अपना लक्षण दिखाने लगता है, समझ गए ना। जो ऊतक प्रतिक्रिया करता है उसके बाद अचानक से वो अपना लक्षण दिखाने लगता है, जिस लक्षण में हो सकता है सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, लालिमा हो जाए, तो ये सब जो है तेज़ी के साथ दिखने वाला लक्षण होता है और वो एक्यूट वाला होता है, समझ गए, तीव्र गति वाला, समझ गए, तीव्र प्रदाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है दीर्घकालीन प्रदाह। दीर्घकालीन प्रदाह का मतलब होता है कि वैसा इन्फ्लामेशन वैसा प्रदाह जो लंबे समय से बना हो, जो कम से कम 6 महीना से ऊपर या 6 महीना के आसपास जो है वो अपना लक्षण दिखाए। इसमें लक्षण जो दिखता है धीरे धीरे दिखता है और इसमें जो ऊतक होता है वह जो है धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी करता है, समझ गए ना। तो ये क्रॉनिक वाला होता है, समझ गए, जो बहुत लंबे समय से व्यक्ति में चले आ रहा होता है और इसमें लक्षण भी देरी से दिखता है और इसमें जो ऊतक होते हैं वो अपना प्रतिक्रिया भी देरी से दिखता है, चाहे वो चोट लगा हो, चाहे वो आपका क्या हो घाव वगैरह हो या फिर जो है आपका क्या हो कोई संक्रमण वगैरह हो, समझ गए। तो ये जो है क्रॉनिक वाला लंबे समय का बीमारी होता है, लंबे अवधि का, जो लंबे समय के बाद जो है 6 महीना के बाद अपना लक्षण दिखाता है, समझ गए। जिसमें जो क्षतिग्रस्त हुए ऊतक है या जो संक्रमित ऊतक है वो अपना जो है तुलनात्मक रूप से जो उसका वृद्धि जो सही होने का जो दर होता है वह बहुत लेट से होता है और धीरे धीरे वो अपना रिएक्शन दिखाता है, समझ गए। तो ये जो है क्रॉनिक वाला हो गया और बहुत सारे बीमारी क्रॉनिक भी होता है जो लंबे समय का होता है, समझ गए। अब देखिए ये इन्फ्लामेशन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। अब आपको कारण जानना चाहिए कि आखिर ये इन्फ्लामेशन किन किन कारणों से हो सकता है। देखिए पहला है संक्रमण के कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। बहुत सारे जीव बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन के कारण जो है ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। चोट या ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। बहुत सारे एलर्जी के कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। जलने के बाद भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद भी जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक्सरे के संपर्क में आने से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये आपका क्या है इन्फ्लामेशन का कारण हो गया, समझ गए ना। तो इन्फ्लामेशन मुश्किल से वही है, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों होता है, जो चोट लगने से, संक्रमण होने से, समझ गए ना, व्यक्ति के ऊतक वहाँ क्षतिग्रस्त होता है। वहाँ जो है जो ऊतक का क्षतिग्रस्त होने के बाद जो ऊतक न्यू ऊतक वहाँ पे जो फील होना चाहिए वो जल्दी नहीं फील होता है और वही जो है क्या होता है वहाँ पे दर्द, लालिमा, सूजन वगैरह कुछ भी होने लगता है और वही इन्फ्लामेशन होता है, यानी वहाँ का ऊतक और कोशिका प्रतिक्रिया दिखाने लगता है, समझ गए। क्यों दिखाता है? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन या चोट के कारण वो ऊतक क्या है मृत हो चुका है, समझ गए। चलिए ये हो गया। और मृत होने के बाद वहाँ पे न्यू ऊतक का जरूरी होता है जो कि नहीं भर पाता है न्यू ऊतक और उसके कारण उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलवाद से क्या समझते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलवाद से क्या समझते हैं, ये आपका CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका CHN मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। चलिए पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी जो व्यक्ति होता है उसमें जो है कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसमें जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 जो है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम में शिशुओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रीय असमानताएं हैं। डाउन सिंड्रोम जो है यह एक क्रोमोसोनल एबनॉर्मलिटी है, मतलब यह एक गुणसूत्रीय असमानता है या इसी को कहिए गुणसूत्रीय रोग है, गुणसूत्रीय समस्या है, जिसमें 1000 जीवित बच्चे पर यह एक रोग पाया जाता है। अगर 1000 बच्चा अगर जीवित जन्म लिया है तो उसमें से मुश्किल से एक बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है, समझ गए ना। ये आंकड़ा बताता है, समझ गए।
इसमें ऑटोसोम के 21वें जोड़े के स्थान पर 3 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। समझ गए ना। देखिए ये क्यों होता है, अब आप लोग को पता होगा कि ये जो होना चाहिए ये 2 ही होना चाहिए, तभी तो एक पेयर बनेगा ना। तो इसमें होता ये है कि जो ऑटोसोम के 21 नंबर का जो पेयर होता है ना, पेयर्स जोड़ा, उस जगह पर 3 गुणसूत्र होता है। समझ गए ना, यानी एक बढ़ जाता है। समझ गए। तो ये जो होता है यही ट्राइसोमी 21 इसे ही कहते हैं डाउन सिंड्रोम को ही। समझ गए ना, जिसमें जो 21 नंबर का जो पेयर होता है उसमें जो है उसके स्थान पर 3 गुणसूत्र होता है। समझ गए, और इसे ही 21 ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए लक्षण क्या होता है, क्लिनिकल फीचर। किसी भी व्यक्ति में अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या लक्षण पाया जाता है, देख लीजिए। बच्चा जो होता है उसमें गोल व छोटा सिर, उसका जो सिर का परिधि होगा छोटा होगा या गोल होगा या बहुत बड़ा होगा। दांतों का देर से निकलना, दांत जो होगा देर से निकलेगा वैसे बच्चे में, डाउन सिंड्रोम वाले में। गर्दन की त्वचा लटकी हुई, जो गर्दन का त्वचा होगा वह बच्चा में ही लटका हुआ लगेगा। छोटी व चपटी नाक, जो नाक होता है आप लोग देखते हो ये बहुत सारे बच्चे का जो नाक होता है वह छोटी और चपटा हुआ होता है। समझ गए। नेक्स्ट है ऊंचा व संकरा तालू, तालू जो होता है वह डाउन सिंड्रोम वाले का संकरा होता है, फैला हुआ या चौड़ा तालू होता है। ठीक है, ऊंचा होता है। छोटे व चौड़े हाथ होते हैं, देखते होइएगा जो नटखट बच्चा सब हो जाता है ना, और सियाना होने के बाद भी उसका हाथ पैर सब जो है चौड़ा रहेगा और छोटा छोटा रहेगा। समझ गए। तो ये डाउन सिंड्रोम होने के बाद ही होता है। पेशीय दुर्बलता, वो डाउन सिंड्रोम वाले का जो मसल्स होता है कमज़ोर होता है, निर्बल होता है। समझ गए, ये होता है। उसके बाद सीसन का आकार छोटा होना, मतलब पेनिस का आकार जो है छोटा होना डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का होता है। समझ गए। उसके बाद है क्रिप्टोरिज्म, समझ गए ना। उसके बाद है हाइपोटोनिया, ये जो है आपके क्या होते हैं, आपके लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब शरीर में इस डाउन सिंड्रोम के होने से शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकता है। समझ गए ना। स्ट्रक्चरल मतलब शरीर के बनावटी प्रॉब्लम, उसके बाद शरीर के फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर के क्रिया में भी दिक्कत हो सकता है। समझ गए। तो ये जो है आपका होता है लक्षण। समझ गए। चलिए इसका प्रबंध क्या होता है, तो देख लीजिए। प्रबंध में डाउन सिंड्रोम का कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन जटिलताओं का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, मंदबुद्धि है, या फिर उसका जो है शरीर में विकास नहीं हो रहा है, उसका जो पेनिस है वो छोटा रह गया है, सीसन, समझ गए, या फिर वो खुद छोटा रह गया है, उसका हाथ पैर चौड़ा चौड़ा हो गया है, मतलब वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है। वह जो है उसका आवाज़ें जो है हो सकता है लटपटा के निकले, फ्रेश ना निकले। तो ये जो है उसका माना जाता है कि इसका जो है डाउन सिंड्रोम का कोई उचित उपचार नहीं है। हाँ, बट उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसका इलाज जो है संभव है। तो लक्षण का इलाज संभव है, न कि डाउन सिंड्रोम का इलाज है। समझ गए। चलिए इसका प्रबंध में यदि कोई जन्मजात विकार हो तो शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जाता है। अगर डाउन सिंड्रोम के कारण अगर कोई जन्मजात प्रॉब्लम हो जाए तो उसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। संक्रमण की स्थिति में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगर संक्रमण के कारण कोई लक्षण दिख रहा है तो उसे एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसके बातों में अगर सही नहीं आएगा, लटपट करके आवाज़ आएगा, तो उसे जो है स्पीच थेरेपी देंगे सही करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है पेशीय कंकाल तंत्रिकीय विकार के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है। आप लोग देखते हो ये बहुत बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक हाथ, एक पैर या उसका कोई शरीर के एक अंग नहीं काम करते रहता है, तो यही डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी जो है उसे देना चाहिए। समझ गए। 5वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे की देखभाल व पालन पोषण के लिए माता पिता को विशेष स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। समझ गए। और ये आपका क्या होता है, डाउन सिंड्रोम यहाँ पे समाप्त होता है। समझ गए। कुछ खास डाउन सिंड्रोम में नहीं है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो लिख दीजिएगा आसानी से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए चारों सब्जेक्ट का करना है, तो यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का कर लेते हैं। यहाँ पे MSN 2 का है। MSN क्या का, MSN 2 का है। ठीक है ना, 2 का है। देख लीजिए ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए ट्रैक्शन आपके क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ट्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए, मैं बताता हूँ, हो सकता है इस बार भी पूछ दे ट्रैक्शन के बारे में। देखिए ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें वजन, पुली मतलब वेट, पुली और रसरी आदि साधनों की व्यक्ति की टूटी हुई अस्थि को वापस उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ट्रैक्शन एक ऐसा
साधन है जिसके द्वारा उसमें जो है पुली और वजन और रस्सी आदि के साधनों के द्वारा व्यक्ति के जो टूटी हुई अस्थि होता है, हड्डी होता है, उसको वापस से उसको उचित स्थान पर, सही स्थान पर लाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो है हड्डी इधर से उधर टूट के बिखर गया है, तो उसको जो है ट्रैक्शन के जरिए, उसको जो हड्डी इधर से उधर हो गया है तो उस ट्रैक्शन के जरिए एक वजनदार पुली के द्वारा रस्सी से बांध कर उसको जो है एक सीध में हड्डी को लाने का प्रयास किया जाता है। समझ गए। इसका उपयोग जो है मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग तो जो है हड्डी को सीधा करने में, एक सीध में लाने के लिए किया ही जाता है। साथ ही इसका उपयोग जो है स्पाइनल को जो है स्पाइनल पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। तो ट्रैक्शन के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या होता है, ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इसका क्या उपयोग है, देख लीजिए। टूटी हुई हड्डी व अंग का गति भ्रम होने पर उन्हें रियलाइज करना। समझ गए ना। अगर कोई हड्डी टूटा है या कोई शरीर के अंग में अगर गति भ्रंश हो गया है, गति नहीं है, तो उसमें जो है एक सीध में लाने के लिए, गति को दूर करने के लिए और एक सीध में रखने के लिए इस ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से दर्द से आराम दिलाने के लिए, सर्जरी के बाद जो है इसको टेम्पोररी रूप से इससे दर्द से आराम भी दिलाया जा सकता है। ठीक है। अस्थियों की विकृतियों का इलाज के लिए, हड्डियों के इधर से उधर होने में, उसके विकृतियों को इलाज करने में भी ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्पाइनल तंत्रिकाओं से प्रेशर कम, स्पाइनल के प्रेशर कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए ट्रैक्शन के क्या प्रकार है, चलिए देखते हैं। पहला है स्किन ट्रैक्शन, और देख लीजिए स्किन ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, टूटी हुई अस्थियों के उपचार के लिए पट्टियों, खपचियों, कैनवास आदि को अस्थि भंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वह वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थि भंग का अस्थायी इलाज है। देखिए, अगर किसी का हड्डी टूट जाता है ना, तो स्किन ट्रैक्शन जो होता है, इस स्किन ट्रैक्शन के द्वारा टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए जो पट्टी होता है, या तो पट्टी या फिर खपची, समझ गए ना, या फिर कैनवास को उस टूटे हुए हड्डी के स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। और ये ट्रैक्शन क्या करता है कि उसे जो है एक पुली, एक वजनदार पुली को रस्सी से बांधकर एक सही दिशा में उस अस्थि भंग, जो हड्डी टूटा हुआ है, उसको एक सही दिशा में खींचकर रखा जाता है, जिससे हड्डी जो है सही स्थिति में फिट हो पाता है। और यह जो है अस्थि भंग का अस्थायी इलाज होता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा स्केलेटन ट्रैक्शन क्या होता है। स्केलेटन ट्रैक्शन, देखिए स्केलेटन ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिन, तार, रॉड आदि से अस्थि को जोड़ा जाता है। वह वजन, पुली, रस्सी आदि साधनों द्वारा अस्थि को उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए स्केलेटन स्किन वाला में जो ट्रैक्शन होता था उसको ऊपर लगाया जाता था अस्थि को एक सीध में रखने के लिए और उसे जोड़ने के लिए। लेकिन स्केलेटन ट्रैक्शन जो होता है, तो इस प्रक्रिया में जो है पिन का और तार का और रॉड का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को हड्डी जुटने में प्रॉब्लम होने वाला है तो उसमें पिन लगाया जाता है, या फिर उसमें रॉड लगाया जाता है, या उसमें फिर तार फिट किया जाता है। तो ऐसे में उसको जो है एक सीध में हड्डी रहे, जब तक उसको जो है रॉड फिट हो या पिन लगे या तार लगे, तो हड्डी एक सीध में रहे, एक सीध में जोड़ा जाए। तो इसके लिए इस वजनदार ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें रस्सी और वजनदार पुल्ली लगा होता है और जो है उचित स्थिति में उस हड्डी को लाता है। समझ गए। यही स्केलेटन ट्रैक्शन होता है। समझ गए। चलिए तो ये समझ गए। चलिए बेसिकली यह जो है कहाँ हड्डी के टूट के मरम्मत करने में, सीधा करने में, समझ गए, काम में आता है। समझ गए। साथ में यह मेरुदंड के दबाव को कम करने में भी उपयोग आता है। ओके। चलिए ये हो गया कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक दे देगा 5 नंबर में, कहेगा कि निम्नलिखित शब्दों का जो है मतलब बताइए, मीनिंग बताइए। चलिए देख लेते हैं। बीपीएच का क्या मतलब होता है, पता है आप लोग को, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपर। बीपीएच का क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। समझ गए ना। बीपीएच, इसमें जो प्रोस्टेट का जो आपका ग्लैंड का जो आकार होता है बढ़ जाता है। ठीक है। स्प्लिंट क्या होता है, तो जो भी घायल अंग होता है, जो भी आपका अस्थि भंग है, उसको जो है स्थिर रखने में इस स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना, खपची का। ट्रैक्शन क्या होता है, अभी ऊपर देखे हैं कि फ्रैक्चर अस्थि को धीरे धीरे जोड़ने का एक तरीका है। यह जो है इसके द्वारा अस्थि को जोड़ा जाता है, एक सीध में रखा जाता है। स्प्रेन क्या होता है, तो कलाई का टखने का मोच होता है। स्प्रेन मतलब मोच होता है। समझ गए। चलिए 5वां में है एस्कोलियोसिस। एस्कोलियोसिस क्या होता है, देख लीजिए। स्पाइन का टेरापन, स्पाइन का टेरापन जो है एस्कोलियोसिस होता है। ओके।
ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? तो अस्थियों में संक्रमण, अस्थियों के आसपास जो है ऊतकों में मवाद, पीप भरना, अस्थियों में संक्रमण होना, पर्दा होना ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है। समझ गए? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो इसमें जो है कमज़ोर हड्डी होता है और हड्डी भुरभुरी हो जाता है। समझ गए? और यहाँ पे आपका जो है समाप्त होता है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जो भी कहीं नहीं समझ में आता है वहाँ पे एक बार दो बार जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।